प्रैक्टिस सेट नंबर ये 101 है। 100 टेस्ट कंप्लीट हो गए अभी तक। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर। एक आधा प्रश्न करंट अफेयर्स का हो सकता है। टोटल 20 प्रश्न है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। यह है सीमा रेखा और यह है देश। जिन दो देशों के बीच सीमा रेखा वो होगी। बहुत पूछते हैं रेड क्लिफ को। भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये, और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ ही है, याद रखिएगा। मेजिनाट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में। मैकमोहन सभी को पता होगा, भारत और चीन के बीच में। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मेजिनाट लाइन भी सही है। और डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ना कि भारत और अफगानिस्तान के। तो पहले ही वाला इनकरेक्ट है, यही आंसर है। डूरंड रेखा जो हो जाएगी वो पाकिस्तान अफगानिस्तान हो जाएगा, ना कि भारत अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या है। 1 वर्ष से कम या 5 वर्ष से कम? 1 वर्ष से कम ही है। और 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या, दोनों के दोनों करेक्ट है। अब यहाँ पर गलत बताना है, ठीक है। मतलब इनकरेक्ट अपने को ढूंढना है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है तो इसका आंसर लगाएंगे डी। शिशु मृत्यु दर जो है वो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु है। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के नमूना पंजीकरण बुलेटिन के अनुसार 2021 में भारत की शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 27 थी, ठीक है। और यह 2019 में कितनी थी? 30 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर, यानी कम थी, ठीक है। पहले ज़्यादा थी, ठीक है। आंकड़े 21 तक के हैं, लेकिन प्रकाशित कब हुए? मई 2025 में प्रकाशित भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड जो है वो वर्ष 2016 से 2021 की अवधि के दौरान जन्म दर में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र राज्य था, ठीक है। और कोई नहीं है, बाकी सब में निगेटिव है। मेगा सिटी से रिलेटेड कौन सा सही है इसमें? ये शहर 20 मिलियन से अधिक की आबादी वाले महानगरीय क्षेत्र हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद भी क्या मेगा सिटी की श्रेणी में आते हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तो है, बेंगलुरु हैदराबाद भी है। पहला वाला गलत है, 10 मिलियन से अधिक है, ना कि 20 मिलियन। बी है इसका आंसर केवल। देखिए, भारत में निम्नलिखित शहर मेगा सिटी की श्रेणी में आते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तो है ही, बेंगलुरु और हैदराबाद भी। ये शहर 10 मिलियन से अधिक की आबादी वाले महानगरीय क्षेत्र हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज जुड़ सकते हैं, पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। विश्व की सबसे लंबी जो सुरंग है, पहली बात तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोथर्ड वेस्ट टनल। कहाँ पर स्थित है ये? फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड या जर्मनी? देखिए, यह है स्विट्जरलैंड में, सी है इसका आंसर। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग गोथर्ड वेस्ट टनल स्विट्जरलैंड में स्थित है। 2016 में बनकर तैयार हुई थी ये। दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी सुरंग है। यह उत्तर में एस्टफेल्ड के कस्बों और दक्षिण में बोर्डियो के बीच स्विस आल्प्स के नीचे से निकलती है। ये सुरंग जो है 57 किलोमीटर लंबी है और 2300 मीटर की गहराई तक पहुंचती है। इस सुरंग ने ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड और मिलान जो कि है इटली के बीच यात्रा के समय को 1 घंटे तक कम करने में मदद की है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? भिलाई, कोरबा, कोरबा, रांची। भिलाई इस्पात संयंत्र, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र एनटीपीसी और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। 1955, 1965, 1983, 1987। इन सभी में एक चीज क्या कॉमन है? हाँ, इन सभी में एक चीज क्या कॉमन है? ये सभी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। तो छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में भिलाई में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 1965 कोरबा में, ये भी ठीक है।
छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी की जो इकाई है 1983 में कोरबा में, ये भी ठीक है। साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड छत्तीसगढ़ में 1987। रांची सही नहीं है, बिलासपुर होगा इसकी जगह। ऊपर के तीनों एबीसी सही सम्मिलित हैं, डी वाला सही सम्मिलित नहीं है। रांची की जगह क्या आ जाएगा? बिलासपुर 1987 में साउथ ईस्टर्न फील्ड कोल लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड 1987 बिलासपुर, ना कि रांची। क्वेश्चन नंबर 6, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? सभी को पता होगा इसका आंसर, सोवियत संघ, रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत का एकमात्र उत्पादक और विश्व स्तरीय भारतीय रेलवे का आपूर्ति करता है। भिलाई में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसकी स्थापना 1955 में सोवियत संघ रूस यानी यूएसएसआर की मदद से की गई थी। यहाँ रूस का नाम याद आ रहा है, मतलब रूस के बारे में चर्चा हो रही है, तो राजधानी मॉस्को है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में मिखाइल मिशुस्तीन, और व्लादिमीर पुतिन सभी को पता होगा राष्ट्रपति। ठीक है। अभी जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें शामिल नहीं हुए ये व्लादिमीर पुतिन, जेल जाने के डर से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जैविक कृषि में, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में उत्पादकता बढ़ाने के लिए आनुवांशिक संशोधन किया जाता है। कंपोस्ट और जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, पहला दूसरा दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, जैविक कृषि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसकी जगह यह प्राकृतिक तरीकों जैसे कि फसल चक्र, हरी खाद और जैविक खाद का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता और पौधों को स्वस्थ बनाए रखने पर केंद्रित है। जैविक खाद में किसान प्राकृतिक खाद, कंपोस्ट और जैविक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। जैविक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए आनुवांशिक संशोधन किया जाता है। जैविक कृषि का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने और स्थायी मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इसलिए सी का आंसर हो जाएगा। क्या है ये? मिल्पा, लोका, लदांग, किसके विभिन्न नाम हैं ये? चावल की खेती के, स्थानांतरित कृषि के, मक्का की किस्म, या फिर वाणिज्यिक अनाज कृषि? मिल्पा, रोका, लदांग, ये हैं स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। पर्यावरण की शत्रु है या मित्र है? ये शत्रु है। देखिए, स्थानांतरित कृषि कृषि पद्धति या प्रणाली का एक रूप है जिसमें एक क्षेत्र को वनस्पति के लिए साफ किया जाता है और कुछ वर्षों के लिए खेती की जाती है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। दुनिया भर में कई क्षेत्रों में स्थानांतरण खेती का अभ्यास किया जाता है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, कि जैसे कि युकाटान और ग्वाटेमाला में मिल्पा इसको कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, पश्चिम अफ्रीका में लोगान इसको कहा जाता है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिलिया इसको कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिल्पा, रोका, लदांग स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम हैं। मिल्पा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम ग्रैमी विजेता हैं? संगीत से संबंधित है पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। वो पहला पूछ रहा है, भारत में पहला किसको मिला? पहला मिला, वैसे तो इन सभी को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ए आर रहमान को भी, उस्ताद जाकिर हुसैन को भी, गुलजार को भी, पंडित रविशंकर को भी। प्रथम पुरस्कार विजेता का नाम है पंडित रविशंकर। सी है, बी है इसका आंसर। क्या है ये? बी में पंडित रविशंकर लिखना है। तो पंडित रविशंकर वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में वेस्ट मीट्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए पुरस्कार जीता था। इसके अतिरिक्त ऑप्शन में जो ए आर रहमान है, उस्ताद जाकिर हुसैन और गुलजार भी ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। 10वां प्रश्न है, डॉक्टर सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया जो विकिरण की किस संवृत्ति से संबंधित था?
इंटरफेरेंस से यानी व्यतिकरण से, स्कैटरिंग से यानी प्रकीर्णन से, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण। पिछले 10 वर्षों में 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा है। प्रकीर्णन इसका आंसर है, अलग अलग तरह से पूछा गया है। आरओ में ए है इसका आंसर। 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर उनके काम और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न को स्थापित किया गया था कब? 1954 में, 2 जनवरी 1954। देखिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कोई भी व्यक्ति जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी। यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। भारत रत्न के पहले 3 प्राप्तकर्ता जो हमेशा आपको याद रखने हैं: सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि करंट से रिलेट करके ही प्रश्न पूछेगा। जो इसकी हिस्ट्री है, जैसे कि ये इन सब पॉइंट से भी प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम में। लाल बहादुर शास्त्री वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस बात का कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट बुलेट पॉइंट कह लीजिए, हमेशा याद रखने हैं आपको। मई 2025 में आम चुनाव में जीत हासिल करने वाले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज किस राजनीतिक दल से हैं? फ्रीडम पार्टी, लेबर पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, इंटरनेशनल पीपल्स पार्टी। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसमें लेबर पार्टी से संबंधित है एंथनी अल्बनीज। भारत के प्रधानमंत्री ने फ़ोन पर इनको बधाई दी थी अभी हाल ही में। प्रधानमंत्री ने यानी नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। एंथनी अल्बनीज लेबर पार्टी से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से पहला पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन था? सत्येंद्र नाथ बोस पहले प्राप्तकर्ता थे ये पद्म विभूषण के। देखिए, सत्येंद्र नाथ बोस को प्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सत्येंद्र नाथ बोस को 1954 में पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण जो है वो भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जो उन लोगों के लिए है जो जाति, व्यवसाय और पद के भेद के बिना उत्कृष्ट सेवा कर रहे हैं। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उन लोगों के लिए है जो जाति, व्यवसाय और पद के भेद के बिना उत्कृष्ट सेवा कर रहे हैं। तो भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण है, उसके बाद पद्मश्री। ठीक है, इनकी संख्या सबसे कम होती है पद्म विभूषण की। उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री 25, 30, 35 या उससे ज़्यादा लोगों को एक साल में दिया जा सकता है। प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से कलाकारों को प्रदान किया जाता है? ये 1952 से प्रदान किया जा रहा है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित कला प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर की अकादमी है। भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 31 मई 1952 को स्थापित किया गया था और अगले वर्ष इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार की नियुक्ति के साथ कार्यात्मक हो गया। देखिए, यह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करता है जो प्रदर्शन करने वाले या अभ्यास करने वाले कलाकारों को दी जाने वाली सर्वोच्च भारतीय मान्यता है। एक नोट है, याद रखना है आपको। संगीत नाटक अकादमी 1953 में शुरू हुई, लेकिन 1952 से ही इसके नाम से पुरस्कार देना शुरू कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन साहित्यिक पुरस्कार है? नेहरू पुरस्कार, आर.डी. बिरला पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसमें से एक साहित्य पुरस्कार या साहित्यिक सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार ने देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार की मान्यता प्राप्त की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था और पहला पुरस्कार मिला 1965 में।
यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुला है और प्रतिवर्ष दिया जाता है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और विद्या की देवी यानी वाग्देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति प्रदान की जाती है। यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ये सब याद रखिएगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जी शंकर कुरुप। ठीक है, तो 24, 23 या 25 में किसको दिया गया उसको ना पूछकर इसकी हिस्ट्री से भी प्रश्न बन सकता है। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण से नहीं है, सिविल विमानन से नहीं है, ओलंपिक खेलों से नहीं है, यह है पत्रकारिता से। संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्रों, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है। ठीक है, यह जोसेफ पुलित्जर द्वारा स्थापित किया गया था, जो एक प्रभावशाली समाचार पत्र प्रकाशक थे और अब इसे न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो यूएसए का है ये। गोविंद बिहारी लाल प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। अब आ जाइए कलिंग पुरस्कार पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कलिंग पुरस्कार के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? यह यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है यानी साइंस से। इस पुरस्कार की स्थापना बीजू पटनायक के दान के बाद हुई थी। इस पुरस्कार के तहत 50,000 स्टर्लिंग पाउंड दिए जाते हैं। वर्तमान में एक स्टर्लिंग पाउंड है 116 रुपये के बराबर। और कलिंग पुरस्कार के तहत 50,000 तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 10,000 स्टर्लिंग पाउंड दिए जाते हैं, तो 50,000 की जगह 10,000 आ जाएगा। यही मिसमैच है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी 10,000 स्टर्लिंग पाउंड वर्तमान में हो गए 11,60,000 की कीमत। देखिए, कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1952 में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक बीजू पटनायक के दान के बाद हुई थी। पुरस्कार में मिलता है 10,000 स्टर्लिंग पाउंड, यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टाइन रजत पदक और रुचि राम साहनी चेयर इसमें प्रदान की जाती है। तो 50,000 नहीं, 10,000 स्टर्लिंग पाउंड है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह है शहर, यह है मुख्यालय, जिन शहरों में वो होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इटली के रोम में। ठीक है, जिनेवा का स्विट्जरलैंड में। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। यूनेस्को पेरिस फ्रांस में। और IMO है यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जापान में नहीं है ये है लंदन UK में। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। हमेशा आपको पहले, दूसरे, 23वें और 24वें जरूर याद रखने हैं। पहले ऋषभदेव, ठीक है, दूसरे अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ तीसरे और 24वें महावीर स्वामी। ऋषभदेव जैनों के पहले तीर्थकर थे। उनका जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में राजा नाभि और राजा मरुदेवी से हुआ था। महावीर स्वामी जो है अंतिम तीर्थकर थे यानी 24 में थे। सॉरी, अरिष्टनेमी जो 22 में है। ठीक है, पहले कौन है? प्रथम है ऋषभदेव, दूसरे याद रखिएगा अजितनाथ हैं दूसरे। ठीक है, 23वें पार्श्वनाथ को याद रखना, 24वें महावीर स्वामी और 22वें भी याद रखिए अरिष्टनेमी। ठीक है, 22, 23, 24 यानी लास्ट के 3 और शुरू के 2 ऋषभदेव और अजितनाथ।
20वां प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र के भीतर 2 लोगों के शव पाए गए हैं? गुजरात के लोथल में। देखिए, हड़प्पा स्थल लोथल से 2 लोगों को एक साथ एक ही कब्र में दफनाने के साक्ष्य मिले थे। लोथल गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी शहरों में से एक है। कब्र में गाड़ना या दफन करना मृत व्यक्ति या जानवरों को रखने का धार्मिक कार्य है। तो 20 प्रश्न थे, एक प्रश्न इसमें करंट अफेयर्स का था, बाकी PYQ थे। प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती रहती है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। धन्यवाद।